जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो भी छात्र बीकॉम सेकेंड ईयर में है उनके लिए हम इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में जो क्वेश्चन है आपका पेपर आता है उसमें हम पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एमसीक्यू को जो क्वेश्चन बन रहे हैं अभी हाल ही में उसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ जो देख रहे हैं अभी हाल ही में। लेकिन इसमें जो वीडियो आप देखेंगे यूनिट नंबर 4 में, उसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जिसकी जो संख्या होने वाली है वो 18 होगी। टोटल कितने होंगे? 18 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में 18 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। लेकिन आपको ये नहीं 18 क्वेश्चन में आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको और अधिक करना है तो आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ बात करने वाले हैं, देखिए पहला जो हमारा यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे अपलोड कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे हिसाब से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। यहाँ कह रहा है राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 था 1948 में, उसके बारे में आपको पूरा देखना है। पूरा प्रोसेस देखेंगे आज इस वीडियो में। 18 क्वेश्चन क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं यहाँ से रिलेटेड, लेकिन और भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है साथ साथ। लेकिन मोस्ट मेरे हिसाब से जो मोस्ट है मैंने यहाँ छांट के आपको दिए, जो बहुत ज्यादा मोस्ट है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। तो आप किसी भी यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूके से हैं या फिर बिहार से हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एमपी से हैं तो भी ठीक है, झारखंड से हैं तो भी। इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वो अंशदान से आज से उस राशि से है, तो कौन सी राशि से? तो आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए था यहाँ, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा क्योंकि ए और बी दोनों से होगा। देखिए कर्मचारी के संबंध में जो नियोक्ता द्वारा राज्य कर्मचारी बीमा निगम होता है उसके लिए देय राशि वो भी होगी। और साथ ही साथ कह सकते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा अथवा उसकी ओर से दी जाने वाली जो कोई भी राशि है वो दोनों होंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल ये अंशदान ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि यहाँ बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की तो यहाँ बोला गया है ईएसआई एक्ट। देखिए ईएसआई एक्ट को हम राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम कहते हैं, ईएसआई एक्ट को, ठीक है। और जो है उसके अंतर्गत जो कह सकते हैं आश्रित से आ से क्या होता है, तो सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए डी आना चाहिए। यहाँ देखिए आंसर डी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कह सकते हैं जो विधवा माँ होती है और दंतक पुत्र होता है और दंतक पुत्री होती है, ये तीनों इज राइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखेंगे यहाँ बोला गया है कि नौकरी का आवश्यक तत्व कौन से नहीं है, तो कौन सा नहीं है नौकरी का आवश्यक तत्व, कौन सा नहीं है? तो आपको जो आवश्यक तत्व नहीं है वो है वेतन और भत्ता, ये नौकरी का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए यह कह रहा है मुक्त कर्मचारी से आस्य है, तो जो मुक्त कर्मचारी होता है उससे क्या आस्य होता है? तो सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ डी आना चाहिए। मुक्त कर्मचारी जो आस्य होता है, तो आप जानते हैं जिसने कर्मचारी की नियुक्त नहीं किया है, जैसे देखिए जिसने कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया है वो कर्मचारी मुक्त होगा। और कह रहा है जो दंड में कर्मचारी के अंशदान का भुगतान करने के लिए दायी नहीं है वो होगा। और साथ ही साथ जो कर्मचारी को भुगतान करने के लिए दायी नहीं है वो भी होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है? डी, बिल्कुल क्या है, मुक्त कर्मचारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोला गया है, यहाँ देखिए परिवार से आज से जो बीमित होता है, बीमा जिसे कह सकते हैं, के सभी अथवा निम्न में से किसी एक से संबंधित है, तो किससे है वो आपको बताना है। तो सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, आप कह सकते हैं सभी अथवा उपरोक्त में से कोई एक। जीवन स्थायी भी हो सकता है, दंतक पुत्र भी हो सकता है, या फिर एक बच्चे जो कि पूर्ण रूप से बीमित की आय पर निर्भर है, वो चीज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी पर आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पीडीएफ सभी लोग डाउनलोड कर लें, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ बोला गया है, देखिए कारखानों के संबंध में जो प्रधान नियुक्ता होता है वो कौन नहीं है, आपसे बताना है प्रधान नियुक्ता कौन नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो मालिक नहीं होता है। कौन नहीं होता है? मालिक। जिसे अथवा कह सकते हैं कि जो ग्राहकर्ता का कानूनी सलाहकार होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो कारखाने के संबंध में जो प्रधान नियुक्ता नहीं होता, आपको के मालिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ बोला गया है कि बीमारी, देखिए यहाँ बोला गया बीमारी का आवश्यक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं बीमारी का आवश्यक तत्व? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बीमारी का आवश्यक तत्व नहीं है, तो सभी का ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। विशेष भत्ते की मांग, ये बीमारी का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, आप जानते हैं आईएसआई कॉर्पोरेशन की विशेषता नहीं है। तो देखिए ईएसआई को हम कहते हैं राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम जो 1948 में था, उसका कॉर्पोरेशन की विशेषता नहीं है, वो कौन सी नहीं है? तो सभी का ऑप्शन नंबर आना चाहिए सी। देखिए इसका दायित्व
असीमित होता है। इसका दायित्व कैसा होता है, इसकी जो विशेषता है वो नहीं है, तो नहीं का मतलब है इसके दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। ठीक, यहाँ बाकी ये विशेषताएं हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर जो है ये सी बिल्कुल गलत है। यहाँ नहीं पूछा गया है तो विशेषता नहीं है यही ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले, यहाँ कह रहा है, यहाँ बोला क्या है देख सकते हैं कि किस उद्देश्य से ईएसआई फंड का प्रयोग किया नहीं जा सकता, सभी लोग बताएंगे। तो किसके द्वारा ईएसआई फंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो किसके द्वारा, किस उद्देश्य के द्वारा, तो सभी का ऑप्शन आना चाहिए सी। आप कह सकते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, ये क्या है, ईएसआई फंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी पर हम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए यहां बोला गया है अंशदान का आंशिक भुगतान किया जाता है, तो सभी आंसर बिल्कुल देंगे राइट। 10वें का आंसर जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आप कह सकते हैं नियोक्ता अथवा कर्मचारी, या फिर नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों से या दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर जिसने कहा है सी पर हम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक कर्मचारी का बीमा करने के लिए ईएसआई एक्ट में जो कह सकते हैं प्राविधान है वो कौन सा है, प्राविधान कौन सा है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो 11वें का जो आंसर रहने वाला है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सभी का आना बिल्कुल राइट है, उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये कह सकते हैं कि वह किसी कारखाने में नियुक्त हो या फिर संस्था में नियुक्त होना चाहिए, या फिर इस अधिनियम के अंतर्गत अंशदान का भुगतान कर दिया गया हो या फिर करना हो, उसमें ये क्या है, ये सब ईएसआई एक्ट के प्रावधान है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी पर हम सत्ता आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है किसी स्थिति में मातृत्व लाभ भुगतान होता है, तो मातृत्व मतलब कि मृत्यु की अवस्था में भुगतान होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या होता है। तो देखिए 12वें का आंसर सभी का ऑप्शन नंबर आना चाहिए सी। आप कह सकते हैं 12वें का ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर 12वें का आना चाहिए डी। डी आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आएगा 12वें का, याद रखिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आएगा। और यहाँ कह रहा है उपरोक्त में से किसी भी दशा में, उपरोक्त में से किसी भी दशा में हो सकता है, मतलब मान लीजिए जैसे कि बीमारी हो गई तो जो मात्रा लाभ भुगतान होगा, मतलब मृत्यु के बाद में जो लाभ भुगतान होगा वो बीमारी हो सकता है, ठीक है, या कह सकते हैं मुड़ गिरना हो सकता है, या फिर गर्भ के कारण उत्पन्न बीमारी हो सकती है, या फिर बच्चे के समय पहले जन्म हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन आपके सामने आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया, इस क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए एक कह सकते हैं जो बीमित व्यक्ति है, एक बीमा मतलब बीमित मतलब कि जिसकी बीमा हो चुका है, को किसी प्रकार का चिकित्सा लाभ उपलब्ध नहीं है। तो किस प्रकार का चिकित्सा लाभ उसे उपलब्ध नहीं होता है आपको ये बताना है। कोई बीमित व्यक्ति है तो ठीक है, तो बीमित को या फिर जिसको बीमा करा हुआ है तो उसे किस प्रकार का चिकित्सा लाभ उपलब्ध नहीं है। तो आपको जानते हो यार बीआईपी आपको चिकित्सालय थोड़ी मिल पाएगा, तो आप जान सकते हैं कि चिकित्सालय में बीआईपी रूप से चिकित्सा उपलब्ध नहीं होगा, याद रखिए। बाकी आपको बीआईपी रूप से आप चाहते हो कि यार पर्सनालिटी मिले आपको, तो ऐसा नहीं हो सकता। बीमित व्यक्ति है और आपको बीमारी कोई हो जाती है तो आपको बीआईपी द्वारा से नहीं मिलेगा। बाकी आप जानते हैं कि जो बाहरी बीमारी मरीज होता है उसके रूप में चिकित्सालय आप कर सकते हैं, ठीक है, बीमित को घर जाकर चिकित्सालय कर सकते हैं, ये सब सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन बात को बीआईपी आपको थोड़ी सुविधा मिलेंगी वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, नेक्स्ट यहाँ बोला गया अंतिम संस्कार व्यय भुगतान देती है। वे भुगतान देते हैं, सभी लोग बताएंगे अंतिम संस्कार वे भुगतान देते हैं। तो आप कहोगे उपरोक्त में से किसी को। ऑप्शन नंबर जिसने भी कहा है सी परम सत्ता आंसर देगा। आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जैसे कि यहां बी दे रखा है, उस व्यक्ति को जिसने यह व्यय वास्तव में किए हैं, तो व्यय मतलब कि खर्च वास्तव में किए हैं वो हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं परिवार के सबसे जो बुजुर्ग जिंदा सदस्य को। ऑप्शन नंबर जिसने ए और बी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है ईएसआई न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो देखिए ईएसआई कहते हैं राज्य कर्मचारी बीमा, जो बीमा होता है, बीमा अधिनियम, उसकी बात की जा रही है। तो न्याय की जो संस्था की जाती है, सब बताएंगे स्थापना की जाती है, सब बताएंगे इसका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 15 में का आंसर जो भी दे रहा है बी बिल्कुल राइट है। तो आपको कि राज्य सरकार द्वारा और राज्य जो गजट होता है उसकी सूचना जारी करके, ठीक है। तो याद रखिए जो न्यायालय होता है इसका न्यायालय बनता है ईएसआई, मुझे अभी आपको बताया था, जिसे कहते हैं हम राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम
ठीक है, उसका जो न्यायालय की स्थापना जो करता है किया जाता है तो आप कहोगे राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा और वो राज्य गजट की सूचना जारी करके किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी परम सत्य आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि ESI जो कह सकते हैं काउंट किस किस दावे को निश्चित करने का अधिकार नहीं है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इसका क्या रहने वाला है। देखिए सभी लोग देंगे ESI कोड किस किस दावे को निश्चित करने का अधिकार नहीं है। तो सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ बी इज राइट आना चाहिए। आप जानते हैं जिसे कहते हैं बीमित व्यक्ति को दिए गए लाभों को, ठीक है, वसूल करने के लिए। ऑप्शन नंबर जिसने कहा है बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है ESI, ठीक है, काउंट किसी, यहां बोला गया है काउंट किसी व्यक्ति की ओर से कौन उपलब्ध नहीं हो सकता, या उपस्थित नहीं हो सकता, या उपलब्ध नहीं हो सकता, बात वही है, या उपस्थित नहीं हो सकता, व्यक्ति की ओर से कोई और उपस्थित नहीं हो सकता, तो वो कौन नहीं हो सकता भाई। 17वें का आंसर देंगे तो आपको एक बीमा अधिकर्ता, ठीक है, एक बीमा अधिकर्ता उपलब्ध नहीं हो सकता या उपस्थित नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जिसने कहा है बी परम सत्य आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है ESI एक्ट 1948 के 1947 की बात करने वाला है, उसके अनुसार कौन दंडनीय अपराध है, कौन सा एक ऐसा दंडनीय अपराध है। तो आप कहोगे उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी दंडनीय अपराध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी परम सत्य आंसर रहेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप जरूर बताइए। देखिए याद रखिए, जानबूझकर जो कह सकते हैं बयान देना, जानबूझकर बयान देना ये अपराध हो जाएगा? नहीं, ये भी अपराध नहीं है, इनमें से कोई भी अपराध नहीं है। ठीक है, और जानबूझकर गलत स्मरण पत्र देना ये भी गलत, मतलब कि आपको अपराध नहीं है। तो देखिए बात की इनमें से कोई भी दंडनीय अपराध नहीं है, मतलब कि अपराध है। यहाँ पूछा गया है कि अनुसार कौन सा दंडनीय अपराध है, तो ये तो अपराध नहीं है, बाकी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी पर आंसर है। और आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।